हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि फूड क्या है, फोर सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के सीजन्स में जो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के जो क्रॉप्स सो किए जाते हैं वो कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, और हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्टेप्स को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है ये एक बार देख लेते हैं। द एक्टिविटीज इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस डन बाय फार्मर टू कल्टिवेट अ गुड क्रॉप। देखो बच्चे, जो फार्मर्स होते हैं उनको खेती करनी होती है, तो उसके लिए उन्हें पैदावार अच्छी चाहिए। पैदावार अच्छी करने के लिए उनको प्रॉपर एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस को, एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं वन बाय वन, जिससे उनकी जो पैदावार होती है, जिससे उनकी जो यील्डिंग होती है वो अच्छी कल्टीवेशन होता है उससे उनका। तो इसमें कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो के थ्रू कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रॉपर तरीके के, जिसको फार्मर्स उसको फॉलो करते हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला हम थोड़ा सा, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसके बाद में हम उसको वन बाय वन डिटेल में चलेंगे। पहला जो है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो, अगर कोई भी फार्मर जो है वो अगर उसको क्या करना है, पेड़ों को लगाना है, उसको बीज बोने हैं, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी फर्टाइल है, सॉइल अगर फर्टाइल है, तो हमारा जो भी फार्मर्स प्लांट लगाएंगे और सीड्स लगाएंगे वो अच्छी तरीके से उनकी कल्टीवेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सीड्स को पहले सेलेक्ट करना, जो भी बीज लगाए जा रहे हैं उनको सेलेक्ट करना और फिर उसके बाद में उसको बोना। ठीक है, उसके भी कुछ टेक्निक्स होती हैं किस तरीके से सीड्स को सेलेक्ट किए जाते हैं, वो हम देखेंगे। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जब हमने सीड बो दिए तो उसमें सॉइल में जो है वो कुछ मैन्योर्स और फर्टिलाइज को ऐड किया जाता है, जिससे कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे और जिससे प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम ग्रोथ करता रहे। दूसरा स्टेप आता है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो है वो है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो भी क्रॉप है उस क्रॉप में पानी प्रोवाइड करना, वाटर का प्रोवाइड करना, वो कहलाता है इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप को प्रोटेक्शन करना किस चीज से, वीड से, पेस्ट से, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप प्रॉपर तरीके से अपने एक मैच्योर क्रॉप हो जाती है तो उस समय फिर उसको काटने की बारी आती है, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। जब प्रॉपर तरीके से फसल उग जाती है, काट ली जाती है, तो जब उसको वो काट के उसे कहाँ रखा जाएगा, कहाँ उसकी स्टोरेज की जाएगी और उसको कैसे सेव करके रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो फार्मर्स प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फॉलो करते हैं। और ये जो फॉलो करना है वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है, तो इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अभी हमने स्टेप्स देखे थे ब्रीफ में, अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल को बीज को बोने से पहले प्रिपेयर करना। दैट मीन्स कि इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल्स। क्या मतलब कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, सॉइल को लूज करना और टर्न करना। यानी कि सॉइल जो है वो लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सॉइल लूज होगी तो उसमें जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर तरीके से प्लांट को मिलेंगे। ये दो स्टेप्स में पूरे किए जाते हैं, प्लोइंग और लेवलिंग। इसमें एक थर्ड स्टेप भी है, मैन्योरिंग। मैन्योरिंग जो है वो कुछ फार्मर्स जो हैं वो इस समय ही कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के फर्स्ट स्टेप में ही करते हैं, और कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो बाद में करते हैं, वो डिपेंड करता है फार्मर्स टू फार्मर। अभी जो इसमें हम इम्पॉर्टेंट एक पढ़ने वाले हैं वो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चरल टूल्स, यानी कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। तो जो टूल्स हैं वो है प्लो, हो और कल्टीवेटर। प्लो जो है वो आपने देखा होगा कि ये एक लकड़ी का होता है और पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। और ये प्लो शार्क और ये नुकीला सा लकड़ी का बना रहता है, प्लोशियर कहते हैं इसको। और ये जो है वो जो बुल्स होते हैं उनके गर्दन पे लगा दिया जाता है ये जो है, और इसके थ्रू जो है वो
खेत को जोत लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हो जो है वो वीडिंग के काम आता है और इसको सॉइल को जो है वो लूज करने के काम आता है। ठीक है, इसमें जो है आयरन की प्लेट बनी रहती है और ये हैंडल होता है, वुडन हैंडल, जिससे जो है उसको सॉइल को लूज किया जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है वो मैकेनिकली है, यानी कि इसको ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है और बड़े एरिया में, मतलब जैसे काफ़ी एरिया को कवर करके खेतों को जोतता है। इससे क्या होता है कल्टीवेटर को जो ट्रैक्टर में लगाने से कि इसका जो टाइम जो है फार्मर्स का वो बच जाता है और लेबर भी कम लगती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका इसका जो फर्स्ट है प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। देखो, सॉइल को लूज और टर्न करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो प्लांट जो हम बीज जो बो रहे हैं उसको चाहिए ग्रोथ के लिए प्लांट को चाहिए पानी, वाटर चाहिए और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए प्लांट को लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है, क्यों लूज किया जाता है, ये हम देखते हैं। लूज इसलिए किया जाता है ताकि जो सॉइल जो है वो क्या हो जाए, उसमें एरेशन आ जाए, यानी कि उसमें थोड़ी सी हवा आ जाए और प्रॉपर तरीके से एयर स्पेसेस प्रोवाइड हो जाए उसमें, और उसका जो भी सॉइल है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, यानी कि वो पानी को कुछ समय के लिए अपने पास होल्ड करके रख सके, क्योंकि पानी जो है वो प्लांट को ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। दूसरा है सॉइल इजीली मिक्सेस विद द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जब सॉइल लूज हो चुका है तो उसमें अगर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका लूज सॉइल प्रमोट्स माइक्रोब्स ग्रोथ। जब सॉइल को लूज कर दिया गया, ठीक है, उसको जोत लिया गया, वो लूज हो गया सॉइल, तो उससे क्या होगा, जो उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं सॉइल में वो ग्रोथ करेंगे, क्योंकि उनको हवा मिल जाएगी, उन्हें पानी मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो वो ग्रोथ करेंगे। और आपको पता भी है कि जो भी कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो सॉइल्स में जो प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे एक आपका है अर्थवॉर्म जो है वो फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं उसे, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका लेवलिंग जो है वो प्लोइंग के बाद करते हैं। इसमें क्या है कि आफ्टर प्लोइंग लैंड इज लेवल्ड बाय वुडन प्रैंक और आयरन लेवलर। इसमें क्या होता है कि एक वुडन प्रैंक या फिर आयरन लेवलर का यूज किया जाता है लेवल करने के लिए। जब खेत को क्या किया गया, प्लो कर लिया गया, जोत लिया गया, ठीक है, लूज कर लिया और टर्न, उसको सॉइल को हमने टर्न कर लिया। अब लूज करने के बाद ऐसे तो हम बीज नहीं बो देंगे, उसको हम प्रॉपर तरीके से लेवल में लाएंगे। लेवल हम क्यों लाते हैं, ताकि सॉइल इरोज ना हो, सॉइल का इरोजन ना हो, और दूसरा जो भी हम मैन्योर्स उसमें डालेंगे वो प्रॉपर तरीके से, इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसके लिए जो है वुडन लेवलर और आयरन लेवलर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये मैनुअल है और ये जो है वो इसको भी ट्रैक्टर में लगा करके और जल्दी ही इसको भी पूरी तरीके से लेवल में कर देते हैं। तो इससे भी क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है और लेबर भी कम लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। सेकंड जो है स्टेप वो है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्शन करना सीड्स का और फिर सीड्स को बोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये एक। ठीक है, इसमें क्या है कि while selecting seeds, one healthy and disease free seeds should be taken। जब भी फार्मर्स जो हैं वो फील्ड में सीड्स को बोने से पहले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जो कि है कि सीड्स का सिलेक्शन के लिए सीड्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी लेने चाहिए और बिल्कुल डिजीज़ फ्री लेने चाहिए, यानी कि उनमें ना कोई कीड़े लगे हुए हों, ना कोई पेस्ट लगा हुआ हो, वो बिल्कुल हेल्दी हो, क्योंकि अगर हेल्दी सीड्स होंगे तो वो ग्रो भी बहुत अच्छा करेंगे और लास्ट में उनकी जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। इसके लिए क्या है कि जो फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल शॉप्स पे जाते हैं और वहाँ पर सर्टिफाइड सीड्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, और वो सीड्स जो हैं वो हेल्दी होते हैं, डिजीज़ फ्री होते हैं, जो कि पेस्ट फ्री होते हैं और खेत पे लगाने पर जो वो काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ फार्मर्स जो हैं वो पिछले साल के स्टोर किए हुए जो सीड्स होते हैं वो उसको भी लगा लेते हैं।
उसमें क्या होता है कि जो पिछले साल के जो स्टोर्स जो सीड थे उन्होंने क्या किया, उसको स्टोर करके रख लिया, कुछ केमिकल्स उसमें डाल दिए जिससे कि वो हेल्दी बना रहे। नहीं तो वो अगर ऐसे ही हम सीड्स को स्टोर कर लेंगे तो वो सीड्स क्या हो जाएंगे, वो सीड्स मतलब उसमें क्या लग जाएंगे, पेस्ट लग सकते हैं और उसमें कीड़े लग सकते हैं और वो अनहेल्दी हो जाएगा। और अगर अनहेल्दी सीड हो जाएगा तो उसकी जो पैदावार होगी वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, वो ग्रो ही नहीं करेगा वो प्लांट। तो सोइंग ऑफ सीड्स इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। जो अब इसके बाद में क्या होता है कि एग्रीकल्चर से जो है वो फार्मर्स ने अच्छे क्वालिटी के सीड्स ले लिए। दूसरा स्टोर सीड्स जो थे वो भी ले लिए। आपने देखा होगा कि स्टोर सीड्स से अगर मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे घर में जो है हमारी जो मम्मी है, आपने देखा होगा कि वो स्प्राउट्स बनाते हैं, जो हम सीड्स को अंकुरित करते हैं, पानी में भिगो के रखते हैं। तो हम देखते हैं कभी कभी कि जब हमने कुछ इस तरीके की दालें ली या चना ले लिया या मूंग ले लिया, तो उसको हम पानी में डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ जो सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो सीड्स अनहेल्दी हैं वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर के जो सीड्स हैं वो अनहेल्दी होते हैं, डिजीज होते हैं, तो उसमें कीड़े लगे हुए होते हैं, तो वो सीड्स वो हम अलग कर लेते हैं उसे। और जो नीचे जो सोक हुए होते हैं, जो डूबे हुए होते हैं, वो हेल्दी सीड्स होते हैं, तो उन सीड्स को यूज में लाया जाता है। तो इसी तरीके से जो है जो फार्मर्स हैं वो बड़े बड़े बकेट्स में उन सीड्स को डाल देते हैं और जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं वो उसको हटा करके जो ऊपर फ्लोट होता रहता है और जो सोक होते हैं सीड्स उनको वो यूज कर लेते हैं खेती में। ओके स्टूडेंट्स, इसमें है कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपने जब कभी देखा होगा कि फार्मर जब सीड को बोते हैं तो खेत में कुछ स्पेस दे करके बोते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर हमें 10 सीड मान लो बोनी है, 10-15 बीज बोने हैं, तो हमने इतने स्पेस पे 10 से 15 बीजों को बोया। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे? वो इसलिए होता है कि सीड्स को बो करने के लिए प्रॉपर तरीके से इंटरवल की जरूरत होती है, यानी कि स्पेस की जरूरत होती है। और ये भी देखा जाता है कि सीड कितनी गहराई में हम बो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको प्रॉपर स्पेस दिया और उसकी गहराई हमने सही तरीके से उसको गहराई में उसको बोया, तो उससे क्या होता है कि जो सीड है उसको प्रॉपर तरीके से एयर मिली, सनलाइट मिलेगा, क्योंकि वो जब वो ग्रो करेगा तो अगर एक साथ हमने बहुत सारे सीड्स को डाल दिया तो वो जब ग्रो करने लगेंगे तो उन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा और उनके रूट्स में फाइट होने लगेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब उन्हें पानी भी नहीं मिलेगा तो उनके रूट्स में क्या होगा, फाइट होगा। तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए जो सीड्स होते हैं उनको प्रॉपर इंटरवल पे रखा जाता है, उनको बोया जाता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स भी उनको फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सही से उनको मिलेंगे। इस रीजन से जो सीड्स होते हैं उनको एक राइट डेप्थ, ना तो ज्यादा गहरा और ना ही ज्यादा शैलो, ऊपर भी नहीं रखना है उसको, बिल्कुल बीच में उसके मतलब लगभग 5-6 इंच के नीचे उसको बो देना है। नेक्स्ट है आपका एट राइट इंटरवल, यानी कि प्रॉपर स्पेसेस में 1 स्पेस 2 स्पेस, वो डिपेंड करता है सीड टू सीड, प्रॉपर इंटरवल में उसको बोया जाता है। अच्छा, सीड्स को बोने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं जिनको यूज करते हैं फार्मर्स। एक मेथड जो है वो 3 तरीके की बेसिकली मेथड्स हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें क्या है आपका जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, ये पहले यूज किया जाता था, ये फनर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से बनाया जाता है और नीचे आयरन की रॉड होती है और यहाँ पर जो है पॉइंटेड होल होता है, इसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं और जब ये बैल चलता रहता है तो वो बीज जो है उसके साथ साथ नीचे गिरता जाता है और इस तरीके से पहले सीड्स को बोया जाता था। ये है ट्रेडिशनल मेथड। अब जो है ये थोड़ा सा मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको थोड़ा मॉडर्न तरीके की टेक्निक है बाय सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको ट्रैक्टर से अटैच कर दिया जाता है। फिर ये आप देख रहे हैं, ये बाउल रखा है बड़ा सा, इस बाउल में जो सीड्स है उसको डाल दिए जाते हैं और ये जो रॉड्स हैं आयरन की, इसके नीचे जो है शार्प एंडिंग है, ठीक है, नीचे उसमें होल हुआ है और प्रॉपर डिस्टेंस पे जो सीड्स हैं वो खेतों में पड़ जाते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा है बाय ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरीज टू फील्ड।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने देखा होगा जब हम नर्सरी में जाते हैं पेड़ों को खरीदने के लिए, तो वहाँ देखते हैं छोटे छोटे पौधों, छोटे छोटे पैकेट्स में पेड़ लगे रहते हैं, और वो भी छोटे छोटे से पेड़ लगे रहते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ट्रांसप्लांटेशन भी एक तरीके का मेथड है सोइंग सीड्स का, कि इसमें जैसे पैडी देखा है आपने, राइस जो होते हैं उसको पैडी बोलते हैं, तो उसके जो खेतों में जब राइस के छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसको हम पैडी बोलते हैं, उनको हटा करके दूसरी जगह फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यही चीज़ हम नर्सरी में भी देखते हैं। तो पैडी हो गया, जैसे आपका अनियन, टोमेटो और चिलीज, ब्रिंजल, ये सारे भी जो हैं वो आपके ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू इसको लगाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब सीड्स को बो दिया हमने, अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है, यूज करना है क्या चीज? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो सॉइल है वो धीरे धीरे करके, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। क्योंकि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी लूज होने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें कुछ एडिशनल उसमें खाद डालना है, कुछ फर्टिलाइजर्स डालने हैं, जिनके थ्रू जो प्लांट है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ लेगा। जैसे हमें अपने ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है? फ्रूट्स चाहिए होते हैं, बैलेंस डाइट चाहिए होती है, और हमें वेजिटेबल्स चाहिए होती है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करे। इसी तरीके से प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए भी हमें कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस की डालने की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं बॉर्नवीटा, वो डालने की जैसे जरूरत होती है जिससे हम ग्रोथ करते हैं। सिमिलरली मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को खेतों में यूज किया जाता है ग्रोथ करने के लिए। तो क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। फॉर मेंटेनिंग फर्टिलिटी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। मैन्योर्स देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। बच्चे, मैन्योर्स आपने 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि मैन्योर्स जो होती है वो होती है खाद। क्या होती है? खाद होती है। एक ऑर्गेनिक खाद होती है जिसमें क्या होता है प्रेजेंट? जिसमें खाद प्रेजेंट होता है और वो डिकम्पोज करता है। उसके अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे भागों में क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है। सो एन ऑर्गेनिक रिच सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? मैन्योर। मैन्योर हम देखते हैं जैसे काउ डंग हो गया, गाय का गोबर, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, और ह्यूमन फीकल मैटर हो गया, सीवेज का जो वेस्ट होता है वो, और जो ड्राई लीव्स होती हैं, और प्लांट वेस्ट जो होता है, वो सारा मिलकर के क्या बनता है? उससे मैन्योर तैयार किया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका दूसरा जो हम यूज करते हैं वो है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो केमिकल होता है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच इज ह्यूमन मैन मेड। ठीक है, ह्यूमन मेड होता है जो फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। ये केमिकल सब्सटेंस है विच आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे जो हैं वो केमिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, और उसको हम छिड़क देते हैं खेतों में, तो उससे जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी और हेल्दी ग्रो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, NPK, सुपर फॉस्फेट, ये सारे जो NPK की जो फुल फॉर्म है वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये जो है आपके फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बच्चे, जो मैन्योर्स होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। मैन्योर्स जो होते हैं वो फार्म यार्ड मैन्योर कहलाते हैं। कुछ दूसरा जो टाइप है वो है कंपोस्ट, और तीसरा टाइप जो है वो है वर्मी कंपोस्ट। इन्हें देख लेते हैं कि मैन्योर्स किस अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या इनका काम है, कैसे बनते हैं ये हम देख लेते हैं। इट इज अ डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा एंड यूरिन एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है? ये डिकम्पोज मिक्सचर होता है किस चीज का? जो कैटल्स होते हैं, जो गाय होती है, जो भेड़ें होती हैं, उनके जो एक्सक्रीटा होता है और जो
यूरिन होता है और जो भी लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उनका डिकम्पोज मटेरियल होता है जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका सेकेंड जो टाइप का मैन्योर है वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक सीवेज, एनिमल एक्सक्रीटा, फार्म वेस्ट, and it takes 3 to 6 months to prepare. Organic remains are decomposed by microbes. कंपोस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है सीवेज का, सीवेज वेस्ट जो होता है उसका, एनिमल वेस्ट का होता है और फार्म वेस्ट का होता है जो आपका कंपोस्ट होता है। और इसे बनाने में लगभग 3 से 6 महीने लगते हैं। इसमें क्या होता है, कंपोस्ट पिट जैसा होता है जिसमें ये सारा वेस्ट इकट्ठा करके डाल दिया जाता है और कुछ समय के बाद जो है 3 से 6 महीने के बाद ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो तैयार हो जाता है। इसमें जो है वो जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब तो बच्चों आपको पता है ना कि डिकम्पोज का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि बिग मटेरियल को जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, ये क्या कहलाता है, डिकम्पोज कहलाता है। तो ये माइक्रोब्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मतलब कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट एंड टेक्स 1 to 2 months टू प्रिपेयर। इसमें क्या है कि जो भी हमारे किचन से, डोमेस्टिक वेट में बस मतलब जो किचन से, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री से, होटल से और रेस्टोरेंट से जो वेस्ट निकलता है, जो खाने से रिलेटेड जो फूड जो होते हैं, फूड बिट्स जो होते हैं, ये सब जो है वो किचन वेस्ट कहलाता है। और साथ में जो हमारे छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं तो वहाँ पर जो प्लांट वेस्ट निकलता है वो सारी चीज़ें जो हैं उससे तैयार किया जाता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उन्हें डाला जाता है जो इसको क्या करता है, पल्वराइज्ड करता है। पल्वराइज मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देता है। ठीक है, तो ये होते हैं मैन्योर्स, फार्म यार्ड, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। अब देख लेते हैं जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बच्चे देखो, मैन्योर्स जो है वो अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मैन्योर्स जो है वो ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस होता है और जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो हमने पढ़ा था अभी कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। नेक्स्ट आपका जो मैन्योर है वो प्रिपेयर किया जाता है फील्ड में और थ्रू द, अभी डिकम्पोज वर्ड सुना था ना आप लोगों ने, समझा था कि डिकम्पोज का मतलब होता है कि छोटे भागों में तोड़ना। तो प्रिपेयर किया जाता है फील्ड में बाय डिकम्पोजिशन। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्योर्स आर बल्कि, जो खाद होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब बहुत एरिया कैप्चर करती है और इससे क्या होता है एंड रिक्वायर टू बी एडेड इन लार्ज न्यूट्रिएंट्स। और इसमें क्या चीज़ है कि लार्ज न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड होते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर कंसंट्रेटेड सो इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट, इन लेस अमाउंट। तो ये क्या है हमारे फील्ड में, इसमें क्या है आपका कि ये कंसंट्रेटेड होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो ये हम थोड़ा सा भी डालेंगे, लेस अमाउंट में भी डालेंगे तो ये पूरे फील्ड में प्रॉपर तरीके से अपना जो है वो काम कर देगा। और ये जो हमें बल्कि ज़्यादा अमाउंट में उसे हमें यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है आपका दे आर सेफ फॉर एनवायरनमेंट एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन। जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट होता है उन्हीं से बने होते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें कुछ गैस निकल रही है जो पोल्यूट कर रही है या कुछ और हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, वो तो नेचुरल है, हम नेचुरल वर्ड इसमें यूज़ भी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक। तो ये क्या है, मैन्योर जो है वो खाद जो है वो बहुत ही हेल्दी होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए और कोई भी तरीके का एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इको फ्रेंडली है। और फर्टिलाइजर जो है वो क्या है, दे कॉज वाटर पोल्यूशन व्हेन यूज इन लार्ज क्वांटिटी। ये क्या करता है, वाटर को पोल्यूट करता है जब इसे, अगर हमने इसे लार्ज क्वांटिटी में यूज़ किया। जैसे हमने पढ़ा है कि जो सॉइल होता है उसमें जब हमने अगर फर्टिलाइजर्स को लार्ज अमाउंट में यूज़ कर दिया तो जब बारिश होती है या फ्लड आता है तो उसके थ्रू, सॉइल के थ्रू और पानी के थ्रू जो ये जो पेस्टिसाइड, ये जो आपका फर्टिलाइज़र है ये चला जाता है वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर में, जैसे पॉन्ड में। तो वो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उसको क्या करता है,
हार्म करता है और वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लीजिए।